हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में। अपन पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें अपन नोमेनक्लेचर तक पूरा पढ़ चुके। अब उसके बाद में इस चैप्टर के अंदर तीन चीज़ें और बची हुई हैं, एक तो वीबीटी, सीएफटी और एक आइसोमेरिज्म। देखिए वीबीटी, सीएफटी और आइसोमेरिज्म। वीबीटी और जो सीएफटी है ये तो एक दूसरे के पूरक ही हैं। पहले अपन वीबीटी पढ़ेंगे, फिर सीएफटी पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, क्योंकि आइसोमेरिज्म से मतलब जब अपन समझौता पढ़ेंगे ना तो इन दोनों की अपने को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वीबीटी सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत। देखिए संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है। संयोजकता बंध सिद्धांत में अपन मेनली 12th के हिसाब से दो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि भाई अगर जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर उपसहसंयोजन संख्या 4 होगी तब उसमें संकरण कौन सा होगा, वो अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, है ना, और उसकी आकृति कैसी होगी। ठीक है, और या फिर अगर उसकी उपसहसंयोजन संख्या 6 है तब उसमें आकृति उसकी कैसी होगी, उसमें बंध की मतलब आकृति और उसकी बंध की प्रवृत्ति कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है, तो पहले अपन इसमें डिस्कस करेंगे अगर उपसहसंयोजन संख्या 4 हो, उपसहसंयोजन संख्या 4 हो तब। अगर मान लो उपसहसंयोजन संख्या 4 हो तब क्या होगा। अगर उपसहसंयोजन संख्या 4 हो तो अपन इसमें दो प्रकार के संकरण देखेंगे, या तो DsP2 संकरण होगा या फिर sp3 संकरण होगा। ठीक है, या तो DsP2 या फिर sp3 या फिर sp3। अब कौन कौन से ऐसे यौगिक होंगे अपने को कैसे पता चले कि अपन या तो यौगिक देखते ही बताएं या फिर थोड़ा सा ऐसे मतलब लिख करके थोड़ा सा सॉल्व करके अपने को ऐसे पता चल सके कि भाई DsP2 संकरण कब होगा और sp3 कब होगा। DsP2 की जो आकृति होगी वो होती है वर्गाकार, और जो sp3 है उसकी आकृति होती है चतुष्फलकीय। जो वर्गाकार आकृति है वो क्या होती है, जैसे बीच में तो केंद्रीय परमाणु होगा, अपन मान लेते हैं A कोई केंद्रीय परमाणु है ना, और इसके साइड में 4 परमाणु, जैसे मान लो B 4 लिगेंड जुड़े होंगे, C D और E इस प्रकार से, और चतुष्फलकीय मान लो ये केंद्रीय परमाणु है तो फिर 4 ऐसे 109 डिग्री 28 मिनट के ऊपर जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, और इसमें जो कोण होगा वो कौन सा होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसमें होगा 109 डिग्री, चतुष्फलकीय में 109 डिग्री 28 मिनट का। अब अपन कोई एग्जाम्पल लेते हैं, उससे अपन समझेंगे कि भाई DsP2 संकरण कब होगा और sp3 संकरण कब होगा। मान लो अपने ये वाला यौगिक लिया, अभी इस वाले यौगिक के अंदर, ठीक है, अपन ये निकालेंगे कि इसमें संकरण कौन सा होगा। संकरण निकालने के लिए अपन सबसे पहले इसकी क्या निकाल लेते हैं, मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका x मान लिया, जैसे जो केंद्रीय परमाणु है उसका अपन ने मान लिया x, और जो साइनाइड है उसमें एक साइनाइड में क्या होगा -1, तो 4 में क्या होगा -4, तो x -4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएंगे। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या आ जाएगी, +2, तो ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कोबाल्ट की कौन सी हो जाएगी, +2 ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी। अब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2। देखो निकालने का तरीका अपन प्रीवियस के जो वीडियो है उसमें अपन देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार वापस। इन दोनों की जो आवेश का योगफल है वो इसके ऊपर लिखे हुए आवेश के बराबर आएगा, तो इसका x अपन निकालना है, तो इसका अपने x मान लिया। साइनाइड का -4 हो गई क्योंकि 4 साइनाइड है, और यहाँ पे -2, तो इन दोनों का टोटल इसके बराबर में लिख दिया, तो x इक्वल टू क्या आएगी, +2। तो CO की जो ऑक्सीकरण अवस्था है कोबाल्ट की वो क्या हो गई, +2 ऑक्सीकरण अवस्था आ गई। अब इसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था आ गई तो इसका अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोबाल्ट का लिखेंगे तो 3d7 4s2 आ गया। अब कोबाल्ट +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, तो कोबाल्ट +2 का क्या आ जाएगा, 4s0 और 3d7 आ जाएगा, 4s0 और 3d7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन कक्षकों के रूप में लिख लेंगे। 4s0 मतलब
ये 4s से एक कक्षक बना लिया, और अब किसका बनाएंगे, 3D का बनाएंगे। तो ये कौन से का हुआ, 3D का। तो ये 3D अपन ने कक्षक बना लिए 5, ये 3D 5 कक्षक बना लिए। अब जो पांचों कक्षक हैं 3D के अंदर, उसमें देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए इलेक्ट्रॉन भरने का ये क्रम होता है कि अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले एक एक भरे, पांचों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरे और फिर 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए, इस प्रकार से होगा ये चीज़ें, ठीक है। अब अगर मान लो जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, ये देखेंगे, क्योंकि ये देखने पर ही अपने को पता चलेगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो अंत के हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब युग्मित रहेंगे या नहीं रहेंगे, मतलब युग्मित, ये इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे या फिर नहीं होंगे, ये अपन देखेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन, ये जो लिगेंड है उसकी अपन प्रकृति देखेंगे, लिगेंड की प्रकृति अपने को देखनी पड़ेगी, उसके आधार पर अपन डिसाइड करेंगे चीज़ें आगे की। लिगेंड की प्रकृति देखो, लिगेंड की 2 प्रकृति हो सकती हैं, या तो लिगेंड होगा स्ट्रॉन्ग या फिर लिगेंड होगा वीक। अब अपने को कैसे पता चले कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तब क्या होने वाला है, और लिगेंड वीक है तब क्या होने वाला है? तो सबसे पहले तो पहचान, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड तभी होगा वो जब वो जो लिगेंड है वो कार्बन या नाइट्रोजन उससे बंध बनाए, ठीक है। अगर कार्बन या नाइट्रोजन से बंध बनाएगा तब लिगेंड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा जैसे आयोडीन से बनाए, फ्लोरीन से बनाए, ब्रोमीन से बनाए, ऑक्सीजन से बनाए, सल्फर से बनाए, इनमें से किसी से भी बनाएगा ना तब कौन सा होगा, वीक लिगेंड होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त किसी से भी बनाए तब कौन सा होगा, वीक लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तब क्या होने वाला है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देंगे, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देंगे। अगर मान लो वीक लिगेंड हुआ तब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे। ये चीज़ आप लर्न रखोगे, हमेशा दिमाग में रखोगे लिगेंड की प्रकृति को। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो इलेक्ट्रॉन की अपन पेयरिंग करेंगे, अगर वीक लिगेंड होगा तो अपन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे। अब लिगेंड की जो प्रकृति है उसका पता कैसे चले कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? तो कार्बन और नाइट्रोजन अगर उपसहसंयोजक बंध बनाएगा तब तो होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, उसके अलावा अगर कोई भी बनाए तब होगा कौन सा, वीक लिगेंड, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखो इस एग्जाम्पल के ऊपर वापस से आते हैं। कोबाल्ट +2 ऑक्सीकरण अवस्था में आ गए। अब इसके अंदर लिगेंड कौन सा है, साइनाइड है। अब ये बंद किससे बना रहे हैं, कार्बन से बना रहे हैं, तो ये कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो अपन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, तो इलेक्ट्रॉन की इसकी पेयरिंग करते हैं। देखो इसकी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 4s0 ये तो ऐसे कैसे रह गया, और 3D जो 7 था उसमें देखो 3D7 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे भरा हुआ था। अब पेयरिंग करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से, ठीक है, आ गया। अब अपने पास में जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे कैसे बच गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा है, ठीक है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा। ये 3D7 अपन ने भर दिए, 3D7 इलेक्ट्रॉन अपन ने भर दिए। अब इसके बाद में देखो, अब अपन संकरण का पता लगाएंगे कि संकरण कौन सा, DsP2 होगा या sp3 संकरण होगा, ठीक है। अब अपने पास में ये एक D जो कक्षक है वो खाली है ना, और आगे कौन से होंगे 4p, तो ये तीनों ही खाली रहेंगे 4p, तो ये 4p तीनों ही खाली रहेंगे। अब साइनाइड जोड़ेंगे चारों, एक साइनाइड इसमें जुड़ गया, एक D में जुड़ गया, और जो 2p आगे के खाली है उसमें जुड़ गए p में, ठीक है। आगे के किस में जुड़ गए, तो चारों के चारों साइनाइड जुड़े। अब जुड़े किस किस में, एक साइनाइड S में, एक जुड़ा D में और 2 जुड़े P में, तो संकरण कौन सा हो जाएगा, DsP2। एक D में जुड़ा तो D, एक S में जुड़ा S और 2 P में जुड़े तो DsP2 संकरण हो जाएगा, और आकृति कैसी हो जाएगी, वर्गाकार हो जाएगी। उसके अलावा अपन इसमें अपने को क्या दिख रहा है, n = क्या है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तब उस यौगिक की प्रकृति कैसी होती है, अनुचुंबकीय प्रकृति होती है। कैसी होगी, अनुचुंबकीय प्रकृति होगी।
तो इसकी प्रकृति कौन सी हो जाएगी, अनुचुंबकीय प्रकृति होगी। ठीक है, तो ये चीजें अपन देखेंगे। अगर n = 1 है तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय होगी। अब देखिए इसी को अपन एक और एग्जांपल लेके समझेंगे कि sp3 संकरण कब आता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे d कक्षक खाली नहीं होता तब sp3 संकरण आता, यहाँ पे एक भी d खाली नहीं मिलता तब कौन सा संकरण आता, sp3 संकरण आता। ठीक है, इसके बाद में देखिए जो इसको मैं एक बार वापस से रिव्यू कर देता हूँ, फिर एक एग्जांपल लेंगे sp3 संकरण का, फिर अष्टफलक यौगिक अपन देखेंगे। ठीक है, अब उपस्थिति संख्या अगर 4 होगी तो दोनों में से एक संकरण होगा, तो sp3 या dsp2। dsp2 का अपने पास में पूरा सामने, सबसे पहले चाहे किसी का ही निकालना हो, चाहे अष्टफलक यौगिक अपन पढ़ रहे हो, यानी कि जिनकी उपसय संयोजन संख्या 6 है तो वो पढ़ रहे हो, या फिर उपसय संयोजन संख्या 4 हो वो पढ़ रहे हो, कोई सा भी यौगिक पढ़े, अपने को इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे, और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के बाद में इसका जो आयन बन गया, ठीक है, उसके बाद में उस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। उसको अपन क्या करेंगे, कक्षकों के रूप में अपन दर्शा देंगे। फिर अपन देखेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देंगे। पता कैसे चलेगा, अगर कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, अगर कार्बन नाइट्रोजन के अलावा कोई और बनाएगा तब वीक लिगेंड होगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग, जब वीक लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगा। सल्फर, ऑक्सीजन, FCl, Bri मतलब हेलोजन, उनमें से अगर कोई सा भी यौगिक है ना, या फिर कोई ऐसा जो ऑक्सीजन बना रहा है अगर बंद, या फिर सल्फर ऑक्सीजन बना रहा है, मतलब कार्बन नाइट्रोजन के अलावा अगर कोई सा भी बना रहा है तब वीक लिगेंड होता है। ठीक है, तो वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड के हिसाब से इसको वापस से रीअरेंज कर लेंगे। अगर मान लो वीक ही लिगेंड हुआ तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, ये कि ये वापस लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो अपने इस इलेक्ट्रॉन की क्या कर दी, पेयरिंग कर दी। अगर ऐसे नहीं है कि एक ही बार पेयरिंग करेंगे, ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और होता है युग्मित, ये इसको भी पेयरिंग कर देते अगर होने वाला होता तो, लेकिन सब में दो दो हो गए, अब ये अकेला इलेक्ट्रॉन बच गया तो इसकी पेयरिंग हो ही नहीं पाएगी। समझ गए बात को। फिर अपन ने साइनाइड को जोड़ दिया। ऐसे जोड़ के दिखाने की जरूरत नहीं है, कुल मिला के बात इतनी है, अगर डी खाली मिला तो संकरण कौन सा होगा, DsP2। अगर डी खाली नहीं रहा तो संकरण कौन सा होगा, sp3। जैसे अपन एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसी तरह का सेम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, COCl का होल 4 और -2, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें अपन वापस से क्या निकालेंगे, इसमें अपन वापस से यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब पहले तो इसका ऑक्सीकरण अंक निकाल लो, x = x - 4 = 4, तो x = क्या आ जाएगी, +2। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी आ गई, +2 ऑक्सीकरण अवस्था आ गई। अब सामान्य इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे कोबाल्ट का, तो वो कौन सा हो जाएगा, 3d7 4s2 हो जाएगा। फिर जब कोबाल्ट आयन का लिखेंगे CO+2 का, तो वापस से वही किसना 4s 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो 4s 0 और 3d7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कक्षकों के रूप में इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भर देंगे, तो ये 4s 0 बना लिया क्योंकि s कक्षक एक ही प्रकार का है। फिर 3d, तो 3d में उपकोष में s कक्षक जो हैं वो कितने होते हैं, 5। ठीक है, तो इसमें 5 कक्षक हुए। अब पांचों कक्षकों में अपन जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे, 5, 2 3 4 5 भर दिए, ये 6वां और ये 7वां। अब अपने पास में कितने इलेक्ट्रॉन और बचे, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे। ये जो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अब भी अपन ये देखेंगे कि लिगेंड कैसा है, तो क्लोरीन है, Cl क्लोरीन लिगेंड है। क्लोरीन कैसा है, वीक लिगेंड है। कैसे पता चला कि ये वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड का पता चलने का कारण मैंने आपको क्या बताया था, अगर कार्बन और नाइट्रोजन बंद बनाए तो स्ट्रॉन्ग होगा, वरना क्या होगा, वीक लिगेंड होगा। तो इसमें क्लोरीन है तो वीक लिगेंड होगा। अब क्लोरीन वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पे 4p भी बना लेते हैं, 4p। अब पेयरिंग नहीं होगी। कुल मिला के बात यह है कि ये जो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो अयुग्मित ही रहेंगे। ठीक है, अगर अयुग्मित ही रहेंगे तो साइनाइड अब कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, एक साइनाइड यहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे डी में नहीं जुड़ सकता, एक यहाँ पे जुड़ेगा, एक यहाँ पे जुड़ेगा और एक यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्यों नहीं जुड़ सकते, देखिए यही अंतर होता है सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध में।
रिक्त कक्षक के अंदर ही उपसह संयोजक बंध बनता है। सह संयोजक बंध में क्या होता है कि जो दो परमाणु हैं उनके पास में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं। जैसे जब भी अपन ने इससे 2 लेक्चर जो प्री के जो लेक्चर है उनमें अपन ने डिस्कस किया था कि सहसंयोजक बंध क्या होता है और उपसहसंयोजक बंध क्या होता है। सहसंयोजक जो बंध होता है उसमें जो भी 2 परमाणु बंध बनाने भाग लेंगे दोनों इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, ठीक है। मतलब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इनमें सहसंयोजक बंध बन सकता है। कोई दूसरा परमाणु आके यहाँ पे सहसंयोजक बंध बना सकता है दूसरा एक इलेक्ट्रॉन खर्च करके, लेकिन यहाँ पे उपसहसंयोजक बंध नहीं बन पाता। अगर यहाँ पे उपसहसंयोजक बंध नहीं बन पाएगा तो देखिए क्या होगा, ये उपसहसंयोजक बंध यहाँ पे नहीं बन पाएगा तो केवल उपसहसंयोजक बंध 4p में और s में बनेगा। 4p में और s में ही उपसहसंयोजक बंध बनेगा। अगर इन तीनों में उपसहसंयोजक बंध बनेगा, 3 इसमें और 1 इसमें, तो d तो अपने काम में आया ही नहीं। d काम में आया नहीं तो संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा। संकरण कौन सा होगा, sp3 संकरण होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3, 1 2 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, अनुचुंबकीय प्रकृति होगी। प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय प्रकृति होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन डिस्कस कर मतलब ये चीजें देखेंगे। 2 एग्जाम्पल अपन और ले लेते हैं ताकि आपके अगर मान लो कुछ भी कंफ्यूजन है तो वो थोड़ी क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। उपसह संयोजन संख्या अगर 4 हो तो उसमें अपन 2 एग्जाम्पल और लेंगे, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो F एंड D जो ब्लॉक का जो चैप्टर है वो आप वीडियो में प्री वीडियो में आप देख लीजिए, उसके अंदर मैंने पूरा बता रखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे D एंड F ब्लॉक के अपन भरते हैं, ठीक है। तो उसको आप वहाँ से एक बार देख करके वापस से, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से वापस से देख लेना, ठीक है। अब पर उसके बाद में एक नया एग्जाम्पल लेते हैं आप, तीसरा एग्जाम्पल। ये एक उपसह संयोजक यौगिक है, एक यौगिक अपन और लेते हैं। ये देखिए ये अपन सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और इनके डिस्कस करते ही अपने को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि भाई ये संकरण निकालते कैसे हैं, और कुछ क्लैरिटी आपके दिमाग में भी आएगी कि भाई निकालने के अलावा भी आपको कुछ कंक्लूजन पता चलेंगे कि भाई अपन अगर निकाले नहीं तब भी अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इनका पता लगा सकते हैं कि भाई इसमें संकरण कौन सा होगा अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रख ले तो। देखिए सबसे पहले एक्स निकालेंगे इसके अंदर, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे तो कुछ ही नहीं है और इन दोनों का टोटल होता है। कोबाल्ट के ऊपर भी कोई आवेश नहीं है, तो निकल की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कौन सी है, 0। निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 0 होगी। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, 0 है, और इसका अपन एक्स मान के अगर निकालेंगे तो एक्स, इसके ऊपर भी प्लस 0 है और इक्वल टू भी 0, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो निकल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या आई, 0। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4s2 और 3d8, ठीक है। अब आयन है ही नहीं, निकल ही है, तो निकल का यही हो जाएगा, 4s2 3d8 हो जाएगा। अब अपन इसको कक्षकों के रूप में लिख लेंगे, तो ये तो अपन ने लिख लिया 4s, और 3d में 8, तो s में 2 और 3d 8, 1 2 3 4 5,
ये 5 भर लिए। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ये 6, 7 और 8, ठीक है। ये 3d8 हो गया और आगे 4p खाली रहेगा, इसको भी अपन लिख लेते हैं। इसमें 4p खाली, ये अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया इसका, ठीक है। यहाँ तक प्रोसेस सब में करनी पड़ती है। फिर अपन आगे देखो, पहले ऑक्सीजन अंक निकालेंगे, फिर उस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, या फिर पहले सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो, फिर 4s में से हटा दो, फिर अगर और हटाने तो फिर 3d से हटाएंगे इलेक्ट्रॉन, वजह से 2 ही हटाने तो 4s में से हटा दो, फिर 3d में से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे। इस प्रकार से उस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। उसके बाद में अपन उसको कक्षकों के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कक्षकों में भर देंगे उन इलेक्ट्रॉनों को। उसके बाद में अपन देखेंगे लिगेंड की प्रकृति कैसी है, कि जो लिगेंड है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। देखो मैंने आपको पहचान क्या बताई थी कि अगर कार्बन और नाइट्रोजन उससे अगर बंध बना रखा है तो कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर इसके अलावा किसी से है तो कौन सा होगा, वीक लिगेंड होगा। तो ये CO है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। पर इसी यौगिक के अंदर आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, इसमें जो S है वो खाली नहीं है। अब संकरण चाहे sp3 हो और चाहे संकरण dsp2 हो, संकरण कोई सा भी हो, अपने को S तो खाली चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब S अपने पास में खाली नहीं है, अगर निकल +2 में होता तो S खाली होता और इसके इलेक्ट्रॉन अपन आगे भेज देते, पर निकल +2 ऑक्सीजन अवस्था में नहीं है तो ये S है। तो इसके इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या करेंगे, D में भेजेंगे पहले, ठीक है। ऐसा भेजना आवश्यक है क्योंकि संकरण चाहे sp3 हो चाहे dsp2, S तो खाली चाहिए, दोनों में S आ रहा है। अब ये S खाली चाहिए तो इसके इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या करेंगे, पहले D में भेजेंगे। तो D में भेजते ही देखिए ऐसी सिचुएशन बनेगी। ये यहाँ तक हो गया पुराना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये 4s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4s2 की जगह 4s 0 हो जाएगा। और 3d जो है उसमें 8 की जगह कितने बढ़ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो ये अपन ने क्या किया, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए और जो 4p है उसको अपन ने खाली रख लिया। ये जो 4p है वो क्या रह गया, खाली रह गया। ये देखिए पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकाली, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, फिर कक्षकों के रूप में भरा। तब अपन ने क्या देखा कि भाई जो S है वो खाली चाहिए, अब वो खाली था ही नहीं तो अपन ने क्या किया, इसको खाली करवाया। खाली कराने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन D में भेजे, तो ऐसे इस प्रकार से बन गया 4s0 3d10 और 4p, ठीक है। अभी ये बनने के बाद में अपन नेक्स्ट चीज ये देखेंगे कि भाई जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अब लिगेंड को देखने की आवश्यकता ही नहीं है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, क्योंकि अगर ऐसे देख लो, देखना है तो मान लो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है तो युग्मन कराओ, तो युग्मन कहाँ से करवाएंगे, युग्मन कराने के लिए जगह नहीं, सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है पहले से ही, तो युग्मन हो ही नहीं पाएगा। तो जो निकल जब 0 ऑक्सीकरण अवस्था में आता है, निकल जब 0 ऑक्सीकरण अवस्था में आता है तब चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो और चाहे वीक लिगेंड हो, तब इसका संकरण जो है वो sp3 आएगा, क्योंकि अब अपने पास में जो कोबाल्ट, ये जो कार्बोनिल है वो जोड़ने के लिए यही जगह बचेगी। 3 तो p कक्षक मिलेंगे अपने को खाली और एक कौन सा मिलेगा अपने को, S कक्षक मिलेगा, ठीक है। तो वीक और स्ट्रिंग लिगेंड का कुछ मतलब ही नहीं है, sp3 संकरणीय आएगा। लेकिन निकल के सभी यौगिकों में ऐसा नहीं होगा। ऐसे नहीं आप निकल देखते ही ऐसे सोच लो कि भाई है ना इसमें तो sp3 संकरणीय आएगा, केवल निकल 0 ऑक्सीकरण अवस्था में आएगा ना तभी ये चीज़ हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि S के दोनों इलेक्ट्रॉन उसमें चले जाएंगे। वैसे इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक कंक्लूजन निकलता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ऐसे नहीं कि आप इसको रटने बैठ जाओ उस लाइन को कि भाई 0 ऑक्सीकरण अवस्था में आएगा तब क्या होगा, आप निकाल के देख लो, अपने आप पता चल जाएगा कौन सा होगा, ठीक है। जैसे निकल का अपने अगला यौगिक ये डिस्कस करते हैं। अब ये है ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट है तो 1 पे -2, तो इसकी पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं x। अब एक ऑक्जिलेट पे -2 होती है, ऑक्जिलेट की कितने 2, तो कितनी हो जाएगी -4 इक्वल टू क्या आएगी -2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगी ऑक्सीकरण अवस्था +2। तो निकल जो है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +2। अब पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा लिखेंगे, 3d8 4s2, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। अब इसके निकल +2 का लिखेंगे, +2 का लिखेंगे मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कहाँ से, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, मतलब जो बाह्यतम कोष होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो बाह्यतम कौन सा है 4s है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो ये क्या बन गया 4s0 बन गया, 3d8 4s0 बन गया। ये 3d8 4s0 बनने के बाद में अपन क्या करने वाले हैं
3d एट 4s0 के बाद में ये एट के बना लिया अपन 4s, ठीक है। ये कक्षकों में अपन इलेक्ट्रॉन भर देंगे 4s 3d एट और ये 4p। अब इनमें अपन इलेक्ट्रॉन भर देंगे, तो ये 4s0 और 3d में अपने को कितने भरने हैं 8, तो 5, उसके बाद में 6 7 और ये 8, ठीक है। 3d एट 4s0, तो इसमें 1 2 3 4 5 तो पहले अकेले अकेले भरे, फिर 6 7 और 8 यहाँ तक भर देंगे अपन इलेक्ट्रॉन, भर दिए यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद में 4s है वो खाली का खाली रहेगा, 4p ये खाली का खाली रहेगा। अब अपन क्या करेंगे, अब लिगेंड की प्रकृति देखेंगे हमेशा की तरह। पहले स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, फिर अगर वो आयन है तो आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, तो ऑक्सीकरण अवस्था निकाली, फिर आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक में अपन क्या करेंगे, इसका कक्षकों के रूप में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। फिर अपन क्या देखेंगे, लिगेंड की प्रकृति देखेंगे कि जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो इसमें C2O4 का जो होल ट्वाइस है उसमें जो लिगेंड है वो कौन सा होगा, वीक लिगेंड है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें जो ऑक्जिलेट है उसमें बंध क्या बनाता है, ऑक्सीजन इसमें बंध बनाता है। अगर इसके अंदर ऑक्सीजन बंध बनाता है तो ये जो ऑक्सीजन है वह क्या है, वीक लिगेंड, मतलब ऑक्सीजन जब भी बंध बनाता है कार्बन नाइट्रोजन के अलावा कुछ भी बनाए तो वीक लिगेंड होगा। अगर वीक लिगेंड होगा तो अपन ने क्या पढ़ा था कि पेयरिंग नहीं होगी, तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले रहेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को अपन निकाल करके इसमें नहीं डालेंगे, ये ऐसे कैसे रहेंगे। तो फिर संकरण कौन सा होगा, ये जो ऑक्जिलेट हैं वो कहाँ जुड़ेंगे, S में जुड़ेंगे और इन तीनों P में जुड़ेंगे। तो संकरण कौन सा होगा, sp3 होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 2 इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना। और प्रकृति कैसी होगी, अनु चुंबकीय इसकी प्रकृति हो जाएगी। जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 हो चाहे 2 हो चाहे 5 हो 10 हो, अनु चुंबकीय उसकी प्रकृति होती है। इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में आप अगला क्वेश्चन देखो, ये CrCl4 वाला। तो इसमें भी वही, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। तो चलो ये आप खुद डिस्कस करना, इस 2 में एक कंक्लूजन निकलेगा, तो ये 2 मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आप खुद कर लेना, वैसे ही वही ऑक्सीकरण अंक निकालना है ना। तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, है ना, ऐसे 3d4 4s2, लेकिन ये अयुग्मित होने की वजह से क्या हो जाएगा, 3d3 और 3d5 और 4s1। अब ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर, एक तो इसमें से 2 इसमें से, तो कितने बचेंगे, 3d3 बच जाएंगे, ठीक है। अब उसको कक्षकों के रूप में लिखे और संकरण निकाल लेना, DsP2 संकरण इसके अंदर आएगा। ये दोनों देखो Zn वाले, Zn में ये वाला और ये वाला। इसमें देखो पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, इसमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो इसकी आएगी +2। आप x मान के निकाल के देख लेना, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आएगी +2। जब इसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था आएगी तो इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 और 4s2 आता, लेकिन +2 ऑक्सीकरण अवस्था है तो 4s0 आ गया। अब इसके बाद में अपन इसके कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो ये 4s0 और 3d10, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या आ जाएगी, 4p आ जाएगी, ये 4p, ये 3d और ये 4s, तो इसमें तो 0 है। अब इसके अंदर 10 भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 भर दिए, ठीक है। उसके बाद में वीक लिगेंड की प्रकृति देखेंगे, तो साइनाइड में लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड पहले से ही युग्मन हो रखा है, तो और युग्मन अपन करवा नहीं पाएंगे। तो संकरण कौन सा हो जाएगा, इसमें 4 जो साइनाइड है वो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ पे, तो संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3। n इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। और प्रकृति कैसी आएगी, प्रति चुंबकीय प्रकृति आएगी। इसी प्रकार जब इसका अपन निकालेंगे तो देखो ये चीज़ सेम आएगी, +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही आएगी इसकी भी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा, 4s आएगा, यहाँ पे भी यही 3d10 वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा, यहाँ पे 4p खाली मिलेगी। सेम टू सेम यही कंडीशन आएगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम टू सेम, ये ऊपर वाले के जैसा का जैसा ही मिलेगा।
अब लिगेंड की प्रकृति देखें तो वीक लिगेंड है, तो मतलब इसका जो युग्मन है वो नहीं हो पाएगा, तो अयुग्मित पहले से है ही नहीं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले से ही नहीं है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले से ही नहीं है इसके अंदर, तो इसके अंदर वही sp3 संकरण आएगा, n = 0 आएगा, और इसकी जो प्रकृति है वो प्रतिचुंबकीय ही आएगी। कुल मिला के बाद ये है कि जो Zn, Cd और जो Hg है, इन तीनों के अंदर चाहे वीक लिगेंड आए और चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए, Zn, Cd और Hg में चाहे वीक लिगेंड आए चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए, इसका संकरण sp3 ही आएगा। इसी प्रकार से जैसे इसके तो दोनों एग्जाम्पल देखे मैंने आपको समझा दिए, इसी प्रकार से जो प्लेटिनम है उसके अंदर सदा dsp2 संकरण ही आएगा अगर उपसहसंयोजन संख्या 4 है तो, ठीक है। तो इसमें प्लेटिनम में हमेशा dsp2 संकरण ही आएगा, बिना निकाले अपन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो प्लेटिनम जो है ये है Pt और Cn का होल 4 है और -2 है, तो इसमें भी dsp2 संकरण आएगा। और अगर यहाँ पे मैं साइनाइड की जगह Cl कर दूँ वीक लिगेंड, तब भी dsp2 संकरण ही आएगा। और Zn, Cd, Hg में भी कहेंगे हमेशा वीक आए चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए, यही संकरण आएगा, sp3 संकरण आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के अपन 4 जो उपसहसंयोजन संख्या है उसकी अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अपन जो CFT है वो 6 उपसहसंयोजन संख्या के लिए पढ़ेंगे, मतलब मेजर उसी के लिए काम में आती है, क्योंकि इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं वो VBT के कई सवाल इसमें मतलब लिगेंड के हिसाब से बैठते नहीं है, तो अपन 6 के लिए डायरेक्ट वही पढ़ेंगे CFT। तो जब भी 4 का है तब आप VBT से कर सकते हो सवाल को, CFT से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उपसहसंयोजन संख्या 6 आए तब अपन उसको क्या करेंगे, CFT से ही करेंगे, क्योंकि VBT के इसमें कई अपवाद आते हैं, तो उसको अपन पढ़ेंगे नहीं, अपन पढ़ेंगे सीधी CFT, ठीक है। अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ये डिस्कस करेंगे CFT। थैंक्स।